नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। दोस्तों, स्ट्रोक जो होता है जिसे कि कभी-कभी दिमाग का दौरा भी कहा जाता है, ये तब होता है जब दिमाग के हिस्से में खून की आपूर्ति ब्लॉक हो जाती है या जब दिमाग में एक रक्त वाहिका फट जाती है और इससे दिमाग के जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और फिर कुछ ही मिनटों के भीतर दिमाग की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है और इन दोनों ही मामलों में दिमाग के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। स्ट्रोक से स्थायी मस्तिष्क क्षति, दीर्घकालिक विकलांगता या फिर यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है और ये एक इमरजेंसी स्थिति होती है और जिसमें कि तत्काल उपचार महत्वपूर्ण है। तत्काल उपचार और प्रारंभिक कार्रवाई मस्तिष्क क्षति और संभावित जटिलताओं को कम कर सकती है। स्ट्रोक का इलाज किया जा सकता है और इसे होने से रोका जा सकता है। चिकित्सा उन्नति की वजह से आज स्ट्रोक से पहले के मुकाबले बहुत ही कम मृत्यु होती है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके प्रकारों की तो स्ट्रोक के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला इसका प्रकार है क्षणिक इस्चेमिक अटैक यानी कि ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, जिसे कि संक्षिप्त रूप में TIA कहा जाता है। तो दोस्तों, डॉक्टर जो है एक क्षणिक इस्चेमिक अटैक यानी कि TIA को एक चेतावनी या फिर मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं और खून का जो थक्का है वो आपके दिमाग में अस्थायी रूप से रक्त प्रवाह को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि ये TIA होता है और खून के थक्के और TIA के लक्षण थोड़े समय के लिए रहते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है दोस्तों वो है इस्चेमिक स्ट्रोक। तो ऐसा अनुमान है कि 87% स्ट्रोक इस्चेमिक होते हैं और इस्चेमिक स्ट्रोक तब होता है जब एक रक्त का थक्का आपके दिमाग में खून के प्रवाह और आपूर्ति को रोकता है। खून का थक्का अक्सर एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण होता है, जो कि रक्त वाहिका के अंदरूनी परत पर फैटी और वसायुक्त जमावों की वजह से होता है और इन फैटी और वसायुक्त जमावों का एक हिस्सा आपके दिमाग में रक्त के प्रवाह को रोक सकता है और यह स्थिति दिल के दौरे के समान होती है, जहां पर रक्त के थक्के आपके हार्ट के हिस्सों में रक्त के प्रवाह को रोकते हैं। दोस्तों, इस्चेमिक स्ट्रोक जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एम्बोलिक स्ट्रोक और दूसरा होता है थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। एम्बोलिक स्ट्रोक की बात करें तो इसमें रक्त के थक्के आपके शरीर के दूसरे भाग से आपके दिमाग तक जाते हैं। आमतौर पर यह थक्के हार्ट में होते हैं और रक्त वाहिकाओं के माध्यम से दिमाग तक पहुंच जाते हैं। और बात करें थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की तो यह एक ऐसा इस्चेमिक स्ट्रोक है जिसमें दिमाग की रक्त वाहिका में खून के थक्के का गठन हो जाता है। TIA के विपरीत रक्त के थक्के जिनसे कि इस्चेमिक स्ट्रोक होता है वे इलाज के बिना सही नहीं होते और बेहद ही घातक हो सकते हैं। और तीसरा जो दोस्तों प्रकार है वो होता है रक्तस्रावी स्ट्रोक यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक। तो जब आपके दिमाग में रक्त वाहिका टूट जाती है तो रक्त जो है वो आसपास के टिश्यूज में फैलने लगता है और इस स्थिति को रक्तस्रावी स्ट्रोक कहते हैं। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है एन्यूरिज्म, जिसमें कि कमजोर रक्त वाहिका का एक हिस्सा बाहर की ओर फूल या फिर सूज जाता है और कभी-कभी टूट या फट भी जाता है। दूसरा जो होता है आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन, जिसमें कि असामान्य रूप से बनी हुई रक्त वाहिकाएं आती हैं और अगर इस तरह की रक्त वाहिकाएं टूट जाती है तो इससे हेमरेजिक स्ट्रोक यानी कि रक्तस्रावी स्ट्रोक हो सकता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे कि स्ट्रोक के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों, कुछ लक्षणों व संकेतों के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपको या आपके साथ वाले व्यक्ति को स्ट्रोक है या फिर नहीं, और इन लक्षणों के द्वारा आप समय रहते सही इलाज कराने में सक्षम रहेंगे। जैसे कि बोलने और समझने में परेशानी होना, आप भ्रम का अनुभव कर सकते हैं और आपके बोलने की गति धीमी हो सकती है या फिर समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। पक्षाघात हो जाना या फिर लकवा मारना या फिर चेहरे, बाह या पैर में सुन्नता हो जाना और विशेष रूप से आपके शरीर का एक तरफी अंग अचानक सुन्न हो जाए या फिर कमजोरी महसूस कर सकता है। और एक ही समय में अपने सिर पर अपने दोनों हाथों को उठाने की कोशिश करें। यदि एक हाथ गिरता है तो यह स्ट्रोक हो सकता है। और मुस्कुराने में यदि एक तरफ आपके होंठ न उठे या फिर आपके होंठ झूल जाएं तो यह भी स्ट्रोक की निशानी हो सकती है। एक या फिर दोनों आंखों में देखने में परेशानी हो या फिर धुंधला दिखे या सब कुछ दो नजर आए और अंधेरा छा जाए तो यह भी स्ट्रोक की निशानी हो सकती है। अचानक गंभीर सिरदर्द होना जो कि उल्टी, चक्कर या फिर बदलती चेतना के रूप में बढ़ जाए। साथ ही साथ चलने में परेशानी होना, अचानक चक्कर आना, संतुलन और समन्वय की हानि का अनुभव कर सकते हैं। और यदि ये जो लक्षण है तो ये किसी भी आप स्ट्रोक लक्षण को महसूस करते हो तो आप तुरंत या तत्काल चिकित्सा के लिए जाएं। स्ट्रोक जो है वो जानलेवा हो सकता है और इसीलिए लापरवाही न बरतें। व्यक्ति को मुस्कुराने के लिए कहें और देखें कि क्या चेहरा एक जो है वो उसको एक तरफ झुकाव है या नहीं। साथ ही साथ दोनों हाथों को उठाने के लिए बोलिए।
क्या एक हाथ नीचे गिरता है या नहीं, या फिर एक हाथ उठाने में कितना असमर्थ है व्यक्ति। साथ ही साथ किसी साधारण वाक्यांश को दोहराने के लिए व्यक्ति से पूछे क्या उसके बोलने में आपको असामान्यता महसूस होती है, जैसे कि धीमापन या फिर अस्पष्टता। अगर आप इन जो संकेतों में से कोई भी एक देखते हैं या फिर महसूस करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब दोस्तों हम जानेंगे कि स्ट्रोक जो है वो क्यों होता है, इसके होने के क्या कारण हैं। तो दोस्तों स्ट्रोक तब होता है जब आपके दिमाग में रक्त की आपूर्ति बाधित हो जाती है या फिर कम हो जाती है, और यह आपके दिमाग को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से वंचित करता है, जिससे कि आपके दिमाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। स्ट्रोक जो है वो अवरुद्ध धमनी के कारण हो सकता है, जैसे कि इस्चेमिक स्ट्रोक, या फिर रक्त वाहिका के फूटने या फटने के कारण भी हो सकता है, जैसे कि रक्तस्रावी स्ट्रोक। और साथ ही साथ कुछ लोगों को उनके दिमाग में केवल रक्त के प्रवाह के अस्थायी विघटन के कारण भी ये हो सकता है, जैसे कि क्षणिक इस्चेमिक स्ट्रोक। तो दोस्तों अलग अलग प्रकार के जो स्ट्रोक है वो होने के कारण भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक कैसे होता है। तो दोस्तों लगभग 85% स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक होते हैं, और इस्चेमिक स्ट्रोक तब होते हैं जब आपके दिमाग की धमनियां संकुचित या फिर अवरुद्ध हो जाती है, और जिसके कारण रक्त के प्रवाह में गंभीर रूप से कमी हो जाती है, और उसी को हम इस्चेमिया कहते हैं। और इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थ्रोम्बोटिक और दूसरा होता है एम्बोलिक स्ट्रोक। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की बात करें कि ये कैसे होता है, तो ये तब होता है जब आपके दिमाग में रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में से एक में रक्त का थक्का जो है वो बन जाता है, जिसे कि हम थ्रोम्बस कहते हैं, और जो कि फैटी जमाव के कारण हो सकता है, और जो कि कुछ तरह की स्थितियों के कारण हो सकता है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के कारण ऐसा हो सकता है। और दूसरा जो है एम्बोलिक स्ट्रोक, तो यह स्ट्रोक तब होता है जब रक्त के थक्के आपके दिमाग से सामान्य रूप से दूर किए जा चुके हो, आमतौर पर आपके दिल में हो, और आपके दिमाग की धमनियों में प्रवेश करने के लिए ये रक्त प्रवाह के साथ प्रवेश करते हैं, और इन प्रकार के थक्कों को एम्बोलस कहा जाता है। दोस्तों बात करें रक्तस्रावी स्ट्रोक की कि ये क्यों होता है, यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक ये क्यों होता है। तो दोस्तों ये तब होता है जब आपके दिमाग में रक्त वाहिका लीक करती है या फिर टूट जाती है, जिससे कि दिमाग में ब्लीडिंग होता है। और दिमाग में ब्लीडिंग कई स्थितियों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि अनियंत्रित हाई ब्लड प्रेशर होना, एंटीकोएगुलेंट्स को ज़्यादा ले लेना, और आपकी रक्त वाहिकाओं की दीवार में कमजोरी होना, या हल्के स्पॉट्स होना या दाग होना। ब्लीडिंग का एक कारण जन्म के समय पतली दीवारों वाली रक्त वाहिकाओं का टूटना भी होता है, जिसे कि हम धमनीय कुरूपता भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि रक्तस्रावी स्ट्रोक जो इसके भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरसेरेब्रल रक्तस्राव और एक होता है सब एरेकेनॉइड ब्लीडिंग। तो इंटरसेरेब्रल ब्लीडिंग की बात करें तो इसमें दिमाग में एक रक्त वाहिका फटती है, और रक्त जो है वो आसपास के टिश्यूज में फैल जाता है, जिससे कि दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है। रिसाव के साथ दिमाग की कोशिकाएं खून से वंचित हो जाती है, और यह और भी क्षतिग्रस्त होता है। हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और रक्त पतला करने वाली दवाओं का सेवन और अन्य स्थितियों के कारण इंटरसेरेब्रल ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा जो है प्रकार सब एरेकेनॉइड ब्लीडिंग की बात करें तो इस ब्लीडिंग में एक धमनी आपके दिमाग की सतह पर या फिर उसके आसपास फट जाती है या फिर टूट जाती है, जिससे कि ब्लीडिंग आपके दिमाग और खोपड़ी के बीच होने लगता है। गंभीर सरदर्द भी इसी तरह के ब्लीडिंग का एक संकेत होता है। सब एरेकेनॉइड ब्लीडिंग में जब दिमाग में बोरी के आकार का एन्यूरिज्म नामक धमनी पर होने वाला एक आउट पाउचिंग यानी कि थैले जैसा उभरा हुआ हिस्सा फट जाता है तो ब्लीडिंग होता है, और रक्त वाहिकाओं के पतले या फिर चौड़े होने के कारण दिमाग की कोशिकाओं में खून की आपूर्ति रुक जाती है। तीसरा जो दोस्तों प्रकार है TIA यानी कि क्षणिक इस्चेमिक स्ट्रोक। ये क्यों होता है, तो यह एक मिनी स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है, और यह उन लक्षणों की एक संक्षिप्त अवधि है जो कि आपको स्ट्रोक के दौरान होते हैं। आपके दिमाग के हिस्सों में रक्त की आपूर्ति में एक अस्थायी कमी जो कि अक्सर 5 मिनट से कम समय तक रहती है, और इस्चेमिक स्ट्रोक की तरह TIA तब होता है जब खून का थक्का आपके दिमाग के हिस्से में रक्त प्रवाह को रोकता है। TIA स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ता है क्योंकि यह स्थिति अस्थायी होती है, और इस प्रकार के स्ट्रोक को हल्के में न लें क्योंकि इससे भविष्य में पूर्णतः विकसित व गंभीर स्ट्रोक होने की संभावना होती है, और इसीलिए तुरंत ही डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्ट्रोक जो है इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। दोस्तों कई स्ट्रोक की रोकथाम रणनीतियां हार्ट रोग को रोकने वाली रणनीतियों के समान ही होती है। सामान्य रूप से स्वस्थ जीवन शैली की सलाह दी जाती है और जिसमें कुछ बातें शामिल है। सबसे पहले तो है कि हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना। अपने स्ट्रोक जोखिम को कम करने के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। यदि आपको स्ट्रोक था
तो अपने ब्लड प्रेशर को कम करके क्षणिक इस्चेमिक स्ट्रोक या फिर गंभीर स्ट्रोक को रोकने में मदद मिल सकती है। तनाव का प्रबंधन करने से, सही खान-पान और स्वस्थ वजन बनाए रखने से, व्यायाम करने से और सोडियम और अल्कोहल या शराब की मात्रा को सीमित करने से हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव के सलाह के अलावा आपके डॉक्टर हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए दवाएं भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अपने आहार में कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा की मात्रा कम करके आप स्ट्रोक से बचाव कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल और वसा, विशेष रूप से संतृप्त वसा और ट्रांस वसा, आपके धमनियों में फैटी जमावट को बढ़ाते हैं, यानी कि प्लाक को बढ़ाते हैं। और यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को और वसा के स्तर को आहार से नहीं नियंत्रित कर सकते तो आपके डॉक्टर दवाइयां भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ तंबाकू के प्रयोग से और धूम्रपान करने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, तो उनके लिए भी जो अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक धुएं को ले रहे हैं तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ डायबिटीज़ पर नियंत्रण करें। आप आहार, व्यायाम, वजन नियंत्रण और दवा के साथ डायबिटीज़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही साथ स्वस्थ वजन बनाए रखना जरूरी है। अधिक वजन वालों को अन्य स्ट्रोक के जोखिम का खतरा होता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रोग और डायबिटीज़। फलों और सब्जियों से समृद्ध आहार को रोज खाने से स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। उसके बाद भूमध्य आहार का सेवन करें, जिसमें कि जैतून का तेल, फल, नट्स या फली सब्जियां और साबुत अनाज होता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से, जैसे कि एरोबिक या फिर कार्डियो व्यायाम, कई तरह के स्ट्रोक का खतरा कम कर सकता है। व्यायाम आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है और आपके रक्त वाहिकाओं और हार्ट के समग्र हेल्थ में सुधार कर सकता है। और यह आपको अपना वजन कम करने, डायबिटीज़ को नियंत्रित करने और तनाव कम करने में भी मदद करता है। और धीरे धीरे 30 मिनट की गतिविधि तक व्यायाम करें, जैसे कि चलना, जॉगिंग करना, तैराकी या साइकिल चलाना, और यदि रोज नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में ज़रूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, ज़्यादा शराब पीने से स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। यदि आप पीते भी हैं तो इसे सीमा में पिए, यानी कि कम पिए। ज़्यादा शराब पीने से हाई ब्लड प्रेशर, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि कम शराब पीने से, जैसे कि एक दिन में एक पीना या फिर जो है इस्चेमिक स्ट्रोक को रोकने में मदद कर सकता है और आपके रक्त की थक्के की प्रवृत्ति कम कर सकता है। शराब जो है वो अन्य दवाइयाँ जो आप ले रहे हैं उन पे भी दुष्प्रभाव डाल सकता है। उसके बाद दोस्तों, प्रतिरोधी स्लीप एपनिया की बात करें, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करें, तो आपके डॉक्टर यह आपको है या नहीं इसके लिए आपकी जांच करेंगे और पाए जाने पर तुरंत इसका इलाज करेंगे। और साथ ही साथ अवैध नशीली पदार्थों से बचें, जैसे कि कोकेन और मिथाम्फेटामाइन, क्योंकि यह TIA या फिर स्ट्रोक के निर्धारित जोखिम कारक होते हैं। कोकेन जो है वो रक्त के प्रवाह को कम करता है और धमनियों को पतला भी कर सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि स्ट्रोक का निदान जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके डॉक्टर स्ट्रोक के जोखिम को निर्धारित करने के लिए कई टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो आपका फिजिकल टेस्ट करेंगे। आपके डॉक्टर आपसे या आपके परिवार के किसी सदस्य से पूछेंगे कि आपके क्या लक्षण रहे हैं, कब शुरू हुआ है, या फिर जब शुरू हुआ है तो आप क्या कर रहे थे। आपके डॉक्टर तब यह मूल्यांकन करेंगे कि ये लक्षण अभी भी मौजूद हैं या फिर नहीं। आपके डॉक्टर जानना चाहेंगे कि आप कौन सी दवा लेते हैं और क्या आपको कभी किसी भी सिर की चोट का सामना करना पड़ा है या फिर नहीं। आपसे हार्ट रोग, क्षणिक इस्चेमिक हमले या फिर स्ट्रोक के अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। आपके डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर की जांच करेंगे और आपके हार्ट को सुनने के लिए और आपकी जो गर्दन की धमनियां होती है, यानी कि कैरोटिड धमनियां होती है, वहां पर हवा सी सनसनाहट वाली ध्वनि को सुनने के लिए, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस का संकेत देता है, उसके लिए स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। आपकी आंखों के पीछे स्थित रक्त वाहिकाओं में छोटे कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल या फिर थक्के के लक्षणों की जांच के लिए आपके डॉक्टर एक आंख के ढांचे का प्रयोग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें ब्लड टेस्ट की, तो आपके कई खून के परीक्षण हो सकते हैं जो कि आपके डॉक्टर को यह बताएंगे कि आपके खून के थक्के कितनी तेजी से बनते हैं, आपके रक्त शर्करा का स्तर असामान्य रूप से कितना हाई है या फिर लो है, खून के महत्वपूर्ण रसायन संतुलन से बाहर हो या फिर यदि आप संक्रमित हो सकते हैं, आपके रक्त के थक्के बनने में लगने वाले समय और चीनी के स्तर, यानी कि जो शर्करा का स्तर है, और अन्य महत्वपूर्ण रसायनों का ध्यान रखना और प्रबंधन करना आपके स्ट्रोक से बचाव में मदद कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें सीटी स्कैन की, तो सीटी स्कैन आपके दिमाग की एक विस्तृत छवि बनाने के लिए एक्सरे की श्रृंखला का उपयोग करता है। सीटी स्कैन जो है वो ब्लीडिंग, ट्यूमर, स्ट्रोक और अन्य स्थितियों को भी
दिखा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एमआरआई की, तो एमआरआई आपके दिमाग का विस्तृत दृश्य बनाने के लिए एक शक्तिशाली रेडियो तरंगों और मैग्नेट का उपयोग करता है। एमआरआई जो है वो इस्चेमिक स्ट्रोक और दिमाग का जो ब्लीडिंग है उसके द्वारा क्षतिग्रस्त दिमाग के टिश्यूज का पता लगा सकता है। आपके डॉक्टर जो है वो धमनियों, नसों और रक्त प्रवाह को देखने के लिए एक रक्त वाहिका में डाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें कैरोटिड अल्ट्रासाउंड की, तो इस परीक्षण में ध्वनि तरंग के माध्यम से गले में कैरोटिड धमनियों के अंदर का विस्तृत चित्र दिखाया जाता है और इस परीक्षण के माध्यम से फैटी जमाव जो होते हैं और आपके कैरोटिड धमनियों में रक्त के प्रवाह को दर्शाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें सेरेब्रल एंजियोग्राम की, तो इस परीक्षण में आपके डॉक्टर एक छोटे चीरे के माध्यम से एक पतली लचीली ट्यूब यानी कि कैथेटर को आमतौर पर आपके जांघों और कमर के हिस्सों में डालते हैं और आपकी प्रमुख धमनियों और आपके कैरोटिड या फिर कशेरुका धमनी तक पहुंचते हैं और फिर आपका चिकित्सक जो है वो आपके रक्त वाहिकाओं में डाई को इंजेक्ट करते हैं या फिर डालते हैं, जिससे कि वे एक्सरे इमेजिंग में अच्छे से दिखाई देने में सक्षम हो सके और यह प्रक्रिया आपके दिमाग और गर्दन की धमनियों का विस्तृत दृश्य देती है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इकोकार्डियोग्राम की, तो इकोकार्डियोग्राम आपके दिल की विस्तृत छवियां बनाने के लिए ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है और इकोकार्डियोग्राम आपके दिल में बने थक्के का एक स्रोत खोज सकता है जो कि दिमाग तक जाते हैं और जिसके कारण स्ट्रोक होता है। और साथ ही साथ दोस्तों बात करें ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम की, तो इस परीक्षण में आपके डॉक्टर आपके गले में एक लचीली ट्यूब सम्मिलित करते हैं या डालते हैं, जिससे कि एक छोटी सी डिवाइस यानी कि ट्रांसड्यूसर जुड़ी हुई होती है और यह आपके मुंह के पीछे के हिस्से और आपके पेट को जोड़ता है। क्योंकि आपका जो ये अन्न प्रणाली होती है, ईसोफेजम होता है, वो सीधे आपके हार्ट के पीछे होता है। तो ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम आपके दिल की स्पष्ट और विस्तृत अल्ट्रासाउंड छवि और किसी भी रक्त के थक्के को दिखा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि स्ट्रोक का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों बात करें क्षणिक इस्चेमिक अटैक की कि इसका इलाज कैसे होता है, तो दोस्तों इसके इलाज में ऐसी दवाइयां शामिल हैं जो कि भविष्य में स्ट्रोक को रोकने में मदद करती है और इन दवाओं में एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोएगुलेंट शामिल हैं। एंटीप्लेटलेट्स आपके प्लेटलेट नामक खून के घटक के आपस में चिपकने की और थक्का बनाने की संभावना को कम करता है। एस्पिरिन और क्लोपिड्रोजेल एंटीप्लेटलेट्स दवाएं होती हैं। एंटीकोएगुलेंट्स ऐसी दवाएं हैं जो प्रोटीन को बनने से रोकती है, जो कि थक्के जमाने के लिए जिम्मेदार होते हैं और इन दवाओं के कई अलग अलग प्रकार मौजूद हैं, जिनमें कि वारफरिन और डेबिगेट्रान शामिल है। आपके डॉक्टर सर्जरी की सलाह भी दे सकते हैं, जिसे कि कैरोटिड एंड आर्टरेक्टोमी कहा जाता है और यह आपके गर्दन की जो कैरोटिड धमनी होती है उसमें जो वसा का निर्माण होते हैं उस निर्माण को हटा देती है ये सर्जरी, जो कि स्ट्रोक का एक प्रमुख कारण होता है। अब दोस्तों बात करें कि इस्चेमिक स्ट्रोक का इलाज कैसे किया जा सकता है, तो दोस्तों आपके इस्चेमिक स्ट्रोक का जो इलाज है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी अस्पताल जाते हैं और यह आपके व्यक्तिगत चिकित्सा इतिहास पर भी निर्भर करता है। यदि आप स्ट्रोक के 3 घंटे के भीतर अपने चिकित्सक के पास पहुंच जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको उत्तक प्लाज्मिनोज उत्प्रेरक यानी कि TPA के रूप में जाने जाने वाली एक दवाई दे सकते हैं और यह दवा जो कि एक IV के माध्यम से वितरित की जाती है और वह थक्के को मिटा सकती है। हालांकि खून बहने के जोखिम के कारण के हिसाब से सभी लोग जो है ये दवाई प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि जो दवाई है TPA ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आपके चिकित्सक को TPA के द्वारा उपचार करने से पहले अपने मेडिकल इतिहास पर सावधानी से विचार करना होगा। डॉक्टर आपके दिमाग से थक्के को शारीरिक रूप से निकाल सकते हैं या फिर थक्के को खत्म करने के लिए दवाइयां भी दे सकते हैं और ये उपचार हमेशा फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि आपके मेडिकल इतिहास के कारण आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और बात करें ब्लीडिंग स्ट्रोक के इलाज की यानी कि हेमरेजिक स्ट्रोक के इलाज की, तो हेमरेजिक स्ट्रोक या रक्तस्रावी स्ट्रोक के इलाज में दिमाग में हो रहे ब्लीडिंग को रोकना शामिल होता है और दिमाग में ब्लीडिंग से जुड़े दुष्प्रभावों को कम करना शामिल होता है। साइड इफेक्ट्स के रूप में बढ़ा हुआ आंतरकपालीय दबाव हो सकता है। सर्जिकल प्रक्रियाओं में सर्जिकल क्लिपिंग या फिर कॉइलिंग शामिल है और ये रक्त वाहिका से और भी अधिक खून बहने से रोकने के लिए ये बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं। और इंट्राक्रेनियल दबाव को कम करने के लिए आपको दवाएं दी जा सकती हैं। ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपके दिमाग में रक्त के थक्के की मात्रा बढ़ाई जाती है, जिसके लिए जो रक्ताधान यानी कि जो खून चढ़ाया जाता है या फिर खून के संचरण की प्रक्रिया जो है वो आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों हम बात करेंगे कि स्ट्रोक के क्या क्या जोखिम कारक होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से जोखिम कारक है जिनसे कि स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।
तो उसमें सबसे पहला तो है लाइफस्टाइल आधारित जोखिम कारक, जिसमें कि अधिक वजन या मोटापे का होना, भौतिक निष्क्रियता होना, ज़्यादा मात्रा में शराब और अन्य हानिकारक पेय पदार्थ पीना, कोकेन और मेथाम्फेटामाइन जैसी अवैध दवाओं का उपयोग करना। साथ ही साथ जो है चिकित्सा जोखिम कारकों की बात करें तो उसमें है सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर। तो स्ट्रोक का जो जोखिम है वो हाई ब्लड प्रेशर के कारण बढ़ जाता है। तो आपके जो चिकित्सक है वो आपकी उम्र के आधार पर आपको सही ब्लड प्रेशर रखने में आपको सही सलाह और दिशा देंगे। सिगरेट, धूम्रपान या दूसरे स्रोत के धुएं के संपर्क में अगर आप आते हैं तो उससे भी बढ़ सकता है इसका खतरा। उच्च कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज़ हो, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया हो जो कि एक नींद विकार है जिसमें ऑक्सीजन का स्तर रात के दौरान रुक जाता है, और साथ ही साथ कुछ हार्ट के रोग हों, दिल की विफलता, हार्ट का इन्फेक्शन हो या फिर असामान्य रूप से जो आपका हार्ट है वो धड़कता हो, तो ऐसी स्थितियां जो है वो स्ट्रोक के खतरे को बढ़ा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों स्ट्रोक से जुड़े कुछ और भी जोखिम कारक हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, दिल का दौरा या क्षणिक इस्चेमिक हमले का आपका निजी या पारिवारिक इतिहास हो, आपकी उम्र 55 वर्ष से अधिक हो या 55 वर्ष की हो, अन्य जातियों के लोगों की तुलना में अफ्रीकी अमेरिकियों को स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है, और साथ ही साथ कुछ गर्भ निरोधक गोलियां या फिर हार्मोन चिकित्सा से भी कुछ जोखिम हो सकता है, जिसमें कि एस्ट्रोजन शामिल है, और गर्भावस्था और प्रसव से भी ऐसा होने की संभावना हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों स्ट्रोक जो है वो एक चिकित्सक की आपातकालीन स्थिति है, जानलेवा हो सकती है। रक्त प्रवाह के बिना आपका दिमाग जो है बहुत सारे प्रमुख कार्य नहीं कर पाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि स्ट्रोक जो है अगर इससे क्या क्या जटिलताएं हो सकती है, और यानी कि क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि व्यवहार में बदलाव होना। स्ट्रोक जो है वो अवसाद या चिंता का कारण हो सकता है। आपको अपने व्यवहार में बदलाव का अनुभव भी हो सकता है, जैसे कि दूसरों के साथ सामाजिक होने में परेशानी आना या फिर आवेगी होना। साथ ही साथ भाषण या फिर बोलने में कठिनाई होना। स्ट्रोक जो है वो आपके दिमाग के उन क्षेत्रों पर दुष्प्रभाव डालता है जो कि बोलने और निगलने से संबंधित होते हैं। नतीजतन आपको बोलने, पढ़ने या फिर दूसरे लोगों को समझने में परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ स्तब्ध होना या दर्द होना। स्ट्रोक जो है वो आपके शरीर के कुछ हिस्सों को स्तब्ध होने जैसी स्थिति पैदा कर सकता है और यह दर्दनाक हो सकता है। कभी कभी दिमाग की चोटें तापमान को समझने की आपकी क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है, और इस स्थिति को केंद्रीय स्ट्रोक दर्द के रूप में जाना जाता है और इसका इलाज मुश्किल हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों पक्षाघात या लकवा भी हो सकता है। आपके दिमाग के दाहिने हिस्से में स्ट्रोक होने से आपका बायां अंग प्रभावित हो सकता है, और ऐसे ही बाएं दिमाग में स्ट्रोक होने से दायां अंग प्रभावित हो सकता है। और जिन लोगों ने स्ट्रोक का सामना किया है वे चेहरे की मांसपेशियों का उपयोग नहीं कर सकते या फिर हाथों की गतिविधि में उन्हें दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों बात करें कि स्ट्रोक में आपको क्या परहेज करना चाहिए, तो ज़्यादा शराब का सेवन ना करें, धूम्रपान का सेवन ना करें, ऐसे व्यक्ति से दूर रहे जो धूम्रपान करता हो, वसा या फिर चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें, नशीले पदार्थों जैसे कोकेन के सेवन ना करें, वजन अधिक न बढ़ने दें, और खासकर कि अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को कर ले क्लिक, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।